नमस्कार दोस्तों, हम ज्योमॉर्फोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे और ज्योमॉर्फोलॉजी के अध्ययन की इस कड़ी में आज हम महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्द या ज्योग्राफिकल टर्म्स का अध्ययन करेंगे। इन महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्दों से संबंधित प्रश्न हमारे कंपटीशन एग्जाम एज वेल एज एकेडमिक एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, तो हमें इनका अध्ययन करना है। इस वीडियो के तहत हम कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल टर्म्स का अध्ययन करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल टर्म्स का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियोज के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले वाली टर्म का नाम है श्यान। हमारी जो सी पृथ्वी है, अगर हम उसकी आंतरिक संरचना को जाने तो वो क्या है, कई परतों के अंदर बटी हुई। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखें तो वो कई परतों में बटी हुई है। कई विद्वान इन परतों को क्रस्ट, मेंटल, कोर या अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। दूसरी तरफ स्वेश महोदय हुए हैं। स्वेश महोदय क्या कहते हैं कि जो सा हमारा सबसे ऊपर क्या है, धरातलीय आवरण है, धरातलीय आवरण है। और ये जो सा धरातलीय आवरण है, यहाँ पर हम निवास करते हैं। ये क्या है, 50 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। स्वेश महोदय क्या कहते हैं कि इस आवरण के नीचे वाली जो सी परत है, जो परत क्या है 50 से लेकर क्या है 300 किलोमीटर की गहराई तक है। इस परत में क्या है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो इसलिए इस परत का नाम क्या हो जाएगा, स्याल हो जाएगा। स्वेश महोदय क्या कहते हैं कि जो हमारी ये परत है, इस परत का नाम क्या है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है। ये परत 50 से 300 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। यहाँ की जो चट्टानें हैं वो आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें हैं, और इन चट्टानों की प्रकृति अम्लीय है तथा ये ठोस अवस्था के अंतर है, ठोस अवस्था में है। उसके पश्चात वो क्या बताते हैं कि जो सा यहाँ की डेंसिटी या घनत्व है वो 2.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से लेकर 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक यहाँ की चट्टानों का क्या है, घनत्व है। यानी कि अगर क्वेश्चन हमें 2 नंबर में श्याल आता है तो हम क्या बताएंगे कि स्वेश महोदय के अनुसार 50 से 300 किलोमीटर की गहराई वाली परत को क्या बोलते हैं, हम श्याल बोलते हैं। यहाँ पर सिलिका तथा एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ की जो चट्टानें हैं वो आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें हैं, और उनकी प्रकृति अम्लीय है, और वो क्या है, ठोस अवस्था के अंदर, और उनका घनत्व 2.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से लेकर 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है। अगर क्वेश्चन सीमा आ जाए, सीमा भी बोल दिया जाता है। सीमा या सीमा का मतलब क्या है कि जो सी हमारी ये नीचे वाली परत है, जो क्या है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से बनी हुई है, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम, यानी कि सीमा है। ये जो सी परत है 300 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है। यहाँ का अगर घनत्व की बात करें 2.9 से लेकर क्या है 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर यहाँ का क्या है, घनत्व है। यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर में सीमा आ जाए तो हम क्या बताएंगे कि स्वेश महोदय ने 300 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई में जो सी हमारी पृथ्वी की परत पाई जाती है उसका नाम सीमा रखा है। यहाँ पर सिलिका तथा मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता है। ये 300 किलोमीटर से लेकर क्या है 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली हुई है, और इनकी डेंसिटी 2.9 से लेकर क्या है 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। यहाँ की चट्टानों की प्रकृति क्या है, अक्षारीय होती है। कई बार ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये जो सी चट्टानें हैं धरातल के ऊपर आ जाती है। उसके बाद है नीफे, जो सी अंतिम परत है नीफे। नीफे का मतलब क्या है, निकल, निकल प्लस फेरम। फेरम से बोल दिया जाता है कि यहाँ पर जो सी हमारी आंतरिक परत है ये काफी कठोर चट्टानों से बनी हुई है, जिनमें निकल तथा फेरम तत्व पाया जाता है। और यहाँ ये 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर की गहराई तक, यानी कि केंद्र तक ये चट्टानें पाई जाती है, और इनकी डेंसिटी कितनी है, 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या इससे ज्यादा। यानी कि स्याल, सीमा और नीफे क्या थी, हमारी पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें हैं जो धरातलीय आवरण के नीचे पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है छोटा, स्याल, सीमा, नीफे अगर आता है तो हमने उनका वर्णन करना है। उससे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम क्रम की स्थलाकृतियां। ज्योमॉर्फोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, और ज्योमॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या है, स्थलाकृतियों का अध्ययन करते हैं।
तो उन स्थलाकृतियों का डिवीजन किस तरह से किया हुआ है, आकार की विशालता और कौन सबसे पहले बनी है, उस आधार के ऊपर उन स्थलाकृतियों का वर्गीकरण किया हुआ है। तो प्रथम क्रम की है जो सी हमारे लैंडफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, उसके अंतर्गत हम क्या बताएंगे कि जो सी स्थलाकृतियां सबसे पहले बनी है और आकार में सबसे ज्यादा बड़ी है, तो वो कौन सी है, वो है हमारी महाद्वीप, कंटिनेंट्स एंड महासागर। सबसे पहले भी बनी है और क्या है, सबसे विशाल भी है। तो जो सी हमारी प्रथम क्रम की स्थलाकृतियां अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या बताएंगे कि महाद्वीप एवं महासागर है जो है वो क्या है, प्रथम क्रम की स्थलाकृतियां हैं। ये सबसे पहले भी बनी है और यहाँ पर क्या है, सबसे आकार में भी ये सबसे विशाल है। तो प्रथम क्रम की स्थलाकृतियां लैंडफॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्स, कंटिनेंट्स एंड ओशंस। उसके बाद आता है द्वितीय क्रम की स्थलाकृतियां। द्वितीय क्रम में क्या है, जो महाद्वीप एवं महासागरों के बाद बनी, यानी कि महाद्वीप एवं महासागरों के ऊपर बनी। तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं, पर्वत आ जाते हैं, पठार आ जाते हैं, मैदान आ जाते हैं। पर्वत, पठार, मैदान या समुद्र की जो सी हमारी मध्य सागरीय कटके हैं। महासागरों के बीच में समतल नहीं है, बीच में क्या है, बहुत सारी क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है जो जिनको क्या बोल देते हैं, मध्य महासागरीय कटके। जलमग्न कैनियन है, वो क्या कहलाते हैं, द्वितीय क्रम की स्थलाकृतियां कहलाते हैं। उसके पश्चात आता है तृतीय क्रम की स्थलाकृतियां लैंडफॉर्म्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, यानी कि इनसे भी छोटी आकृतियां हैं और जो इनके ऊपर बनती हैं, जैसे नदी घाटियां, पहाड़ियां, हिम नदी की घाटियां, कंदराएं, ज्वालामुखी शंकु, रेत के टीले के पश्चात रेत के टीले, जलप्रपात, झीलें इत्यादि हमारी क्या रहती है, तृतीय क्रम की स्थलाकृतियां। यानी कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें क्या बताना था कि प्रथम क्रम में सबसे पहले और सबसे बड़ी आकृतियां कौन सी है, महाद्वीप, महासागर है। अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर द्वितीय क्रम की स्थलाकृतियां पूछे जाता है तो पर्वत, पठार, मैदान, जलमग्न कैनियन, मध्य महासागरीय कटके इत्यादि आ जाता है। अगर तृतीय क्रम की जो उनसे भी छोटी स्थलाकृतियां हैं, जैसे नदी घाटियां, पहाड़ियां, हिम नदी की घाटियां, कंदराएं, ज्वालामुखी शंकु, रेत के टीले, जलप्रपात, झीलें इत्यादि तृतीय क्रम की स्थलाकृतियों के अंतर्गत आते हैं। उसके पश्चात आता है सुनामी। सुनामी टी साइलेंट है, जापानी शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है, ऊंची लहरें। महासागरों के अंदर जब भूकंप आने के कारण क्या है, ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, उन लहरों को क्या नाम दे दिया जाता है, सुनामी। इसके पीछे कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुनामी के पीछे क्या कारण, तो सुनामी के पीछे क्या कारण है, भूकंप आना। यानी महासागरों में भूकंप आता है तो उससे क्या है, 15 मीटर या इससे ज्यादा ऊंची लहरें उत्पन्न होती है और वो क्या है, काफी तीव्र गति से 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 600 किलोमीटर प्रति घंटा, 700 किलोमीटर, यानी कि इस गति से आगे बढ़ती है और विनाश लेकर आती है। तो उन लहरों को क्या बोल दिया जाता है, सुनामी बोलते हैं। उसके पश्चात आता है भूकंप मूल या फोकस। हमारी पृथ्वी की कुछ गहराई में से क्या है, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है। जहां से वो भूकंपीय तरंगे उद्गमित हो रही है, जहां से भूकंपीय तरंगे निकल रही है, उस बिंदु को क्या बोल दिया जाता है, फोकस बोलते हैं। यानी कि जिस गहराई से क्या है, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, जहां से उत्पन्न हुई है, किसी भी कारण से हुई हो, प्लेटों के खिसकाव के कारण से हुई हो या अन्य कारणों से, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुई हो, तो यहाँ पर जहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, भूकंप मूल या फोकस बोल देते हैं। उसके पश्चात आता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर। जब यहाँ से तरंगे उत्पन्न होगी तो सबसे पहले जिस बिंदु के पास वह पहुंचेगी, ये गहराई कम है तो सबसे पहले इस बिंदु के ऊपर पहुंचेगी, यानी कि धरातल के ऊपर वह बिंदु जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम, अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोलते हैं। जहां से सबसे पहले भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है, फोकस। धरातल पर जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे पहुंचती है, उसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी। जो उद्गार के आधार पर देखें तो ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले
सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो किसे बोलेंगे? ऐसे ज्वालामुखी जिनमें क्या है एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उद्गार होता रहता है, उन ज्वालामुखी को हम क्या बोलते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। जैसे यहाँ से क्या है मैग्मा आया और लावा बनकर कुछ समय के बाद बाहर निकलता रहता है, तो उन ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? हम सक्रिय है एक्टिव वोल्केनो बोल सकते हैं। भारत में जो सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर बैरन ज्वालामुखी है या ज्वालामुखी द्वीप भी बोल सकते हैं, द्वीप बन चुका है, तो इसको ये क्या है? एक्टिव ज्वालामुखी है या सक्रिय ज्वालामुखी है। या हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्राम्बोली। भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप के ऊपर स्थित जो सा हमारा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, वो भी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। वहां पर 15-15 मिनट के बाद क्या है? उद्गार होता रहता है। स्ट्राम्बोली को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर विस्फोट होता है तो ज्वलनशील गैसें निकलती है और वो आग पकड़ लेती है, तो आसपास के इलाके में क्या है? प्रकाश, आसपास का इलाका प्रकाशित हो जाता है, तो इसलिए क्या है? स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं। उसके पश्चात आते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें क्या है? हाल ऐसे ज्वालामुखी जो क्या है? समय के साथ साथ लुप्त हो चुके हैं, अब वहां पर किसी भी तरह का उद्गार ना तो हो रहा है, ना ही आने वाले समय में होने की कोई संभावना है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या है? और विलुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। जैसे ईरान का कोहो सुल्तान ज्वालामुखी है, कोहो सुल्तान है, या म्यांमार का माउंट पोपा ज्वालामुखी है, वो क्या है? विलुप्त ज्वालामुखी है। उसके बाद आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें हाल फिलहाल में तो कोई उद्गार नहीं हुआ, लेकिन उनमें क्या है? थोड़ी थोड़ी गैस वगैरह निकलती रहती है, यानी कि समय के साथ वहां पर उद्गार की संभावना बनी रहती है। जैसे इटली का विसुवियस ज्वालामुखी है, उसको हमने पहले विलुप्त ज्वालामुखी मान लिया था, लेकिन वो एकदम से उसमें विस्फोट, कई सालों के बाद एकदम से विस्फोट हो गया, तो अब वो क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। तो इसमें हम भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी का भी नाम ले सकते हैं। वो भी क्या है? डोरमेट या प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जो क्या है? कुछ समय के लिए वहां पर विस्फोट बंद हो जाते हैं और फिर क्या है? अचानक से उनमें क्या है? विस्फोट हो जाते हैं। उसके पश्चात आते हैं चट्टानी चक्कर। अब चट्टानी चक्कर है जो सा हमारा रोग साइकिल है, इसको हम किस तरह से समझते हैं कि धरातल के ऊपर सबसे पहले क्या है? आग्नेय चट्टानें बनी, आग्नेय चट्टानों के पश्चात क्या है? इन आग्नेय चट्टानों का क्या है? अपक्षय हुआ, अपर्दन हुआ, यानी कि इनमें टूट फूट हुई, टूट फूट से क्या बन गई? अवसादी चट्टानें बन गई। अवसादी चट्टानें हैं और आग्नेय चट्टानें हैं, दोनों क्या है? तापमान और दबाव के प्रभाव में आ गई। दबाव और तापमान के प्रभाव के कारण क्या है? रूपांतरित चट्टानों में क्या है? तब्दील हो गई। यानी कि एक वर्ग की चट्टानें दूसरी वर्ग की चट्टानों में तब्दील हो जाना क्या कहलाता है? चट्टानी चक्कर कहलाता है। ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। अवसादी चट्टानें क्या है? नीचे जाकर गर्मी में क्या है? दोबारा पिघल कर आग्नेय चट्टानें बन जाती है। आग्नेय चट्टानें टूट फूट के कारण क्या है? फिर अवसादी चट्टानें बन जाती हैं। अवसादी चट्टानें तापमान या दबाव के प्रभाव में या रासायनिक क्रिया के प्रभाव में आने के कारण रूपांतरित चट्टानें बन जाती है। रूपांतरित चट्टानें टूट फूट कर क्या है? अवसादी चट्टानें बन जाती है। इसी तरह क्या है? रूपांतरित चट्टानें नीचे दबकर क्या है? दोबारा पिघलकर आग्नेय चट्टानें बन जाती है। और आग्नेय चट्टानें भी कई बार क्या है? दबाव या तापमान के संपर्क में आने के कारण क्या है? अपनी प्रॉपर्टी चेंज करके क्या है? रूपांतरित चट्टानों में तब्दील हो जाती है। यानी कि एक वर्ग की चट्टानें का दूसरी वर्ग की चट्टानों में तब्दील हो जाना क्या कहलाता है? चट्टानी चक्कर कहलाता है। उसके बाद आता है अपघटन एवं विघटन। अपघटन एवं विघटन अपक्षय वाले अध्याय के अंदर हमने अध्ययन किया था कि चट्टानें अपने स्थान पर टूट फूट रही है, उसको हम अपक्षय बोलते हैं। चट्टानों की टूट फूट दो तरह से होती है, भौतिक बलों के द्वारा भी होती है और क्या है? रासायनिक क्रियाओं के द्वारा भी होती है। अगर चट्टानों की टूट फूट रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हो रही है, उसको क्या बोल देते हैं हम? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन बोल। अगर उसके पश्चात आते हैं अपघटन एवं विघटन। अपक्षय वाले अध्याय के अंदर हमने पढ़ा था कि जो
जो चट्टानें होती है मौसम के तत्वों के प्रभावाधीन अपने स्थान पर टूटती फूटती रहती है। चट्टानों में टूट फूट दो तरह से होती है, भौतिक बलों द्वारा और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। अगर चट्टानें रासायनिक क्रियाओं द्वारा यानी कि रासायनिक क्रियाओं द्वारा टूट फूट रही है तो उस क्रिया को क्या बोल देते हैं हम? अपघटन या डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। अगर भौतिक बलों द्वारा चट्टानें टूट रही है उसको क्या बोल देते हैं? डिसइंटीग्रेशन। यानी कि विघटन व अपघटन है, चट्टानें अपने स्थान पर टूट फूट रही है। अगर चट्टानें रासायनिक क्रियाओं द्वारा टूट फूट रही है उसको क्या बोल देते हैं? अपघटन या डिकम्पोजिशन बोल देते हैं। यदि भौतिक बलों द्वारा टूट फूट रही है उसको डिसइंटीग्रेशन या विघटन हम बोल देते हैं। उसके बाद आता है सामान्य भ्रंश। दो भूखंड है, और इनके अंदर क्या है? दरार पड़ी। दो भूखंड है, इनके अंदर दरार पड़ी। ये भूखंड इस साइड चला गया और ये भूखंड इस साइड चला गया। जब इनमें बीच में से दरार पड़ी हुई है तो क्या होगा कि जो सा ये वाला हिस्सा है यहां पर पहुंच गया और ये वाला हिस्सा है वो यहां पर पहुंच गया। तो जो सा बीच वाला हिस्सा है वो क्या है? नीचे अटकाया हुआ था। तो जो सा इस तरह दो भूखंड दरार पड़ जाने के कारण अलग अलग एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में आगे बढ़ते हैं तो उस तरह के जो सा भ्रंश को क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल फॉल्ट बोलते हैं। नॉर्मल फॉल्ट या इसको हम क्या बोल सकते हैं? सामान्य भ्रंश बोल सकते हैं। अब ये भूखंड है, दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। मान लिया यहाँ पर क्या है? कोई तीसरा भूखंड है। यहाँ पर क्या है? तीसरा भूखंड है और जब ये इस साइड आ रहा है और वो क्या है? इस साइड आ रहा है तो यहाँ पर क्या है? दरार पड़ेगी। जब ये दरार पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सा यहाँ बीच वाला टुकड़ा था दोनों साइड से क्या है? प्रेशर लगा और प्रेशर लगने के कारण क्या है? जो सा ये वाला हिस्सा था ये ऊपर की तरफ चला गया। यानी कि दो भूखंड एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो बीच वाला टुकड़ा ऊपर की तरफ चला गया। इस तरह के फोर्स को क्या बोलते हैं हम? व्युत्क्रम भ्रंश। एक हमारा नॉर्मल फॉल्ट है। नॉर्मल फॉल्ट में दो चीजें एक दूसरे से दूर जा रही है तो बीच का भूखंड नीचे की तरफ चला गया। व्युत्क्रम में क्या है? जब दो भूखंड एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो पास आने के कारण जो बीच में टुकड़ा है वो ऊपर की तरफ आएगा। ऊपर की तरफ आ रहा है। जब दो भूखंड एक दूसरे के पास आते हैं या एक दूसरे के आमने सामने की तरफ आते हैं तो दरार के कारण क्या है? जो सा हमारा पिंड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या बोल देते हैं? व्युत्क्रम भ्रंश बोल देते हैं। यानी एक हमारा सामान्य भ्रंश है और एक क्या है? व्युत्क्रम भ्रंश है। उसके बाद आता है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित, रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रोग से उसका मतलब क्या है कि जो उनसे हमारी चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हो या अवसादी चट्टानें हो, जब वे उच्च तापमान या दबाव या रासायनिक क्रियाओं के प्रभावाधीन उन चट्टानों के क्या है? बनावट है, रंग रूप है या रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो जो सी नई तरह की चट्टानें बनती है उन चट्टानों को क्या बोल देते हैं? कायांतरित चट्टानें बोल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ कई बार कच्ची ईंट बनाते हैं मिट्टी से, वो अलग प्रकृति की होती है। जब उसको भट्टी के अंदर से पका दिया जाता है, भट्टे के अंदर पका दिया जाता है तो उसकी प्रकृति अलग हो जाती है। यानी कि मिट्टी से बनी हुई ईंट की प्रकृति पहले अलग तरह की थी और पकने के बाद अलग तरह की है। ऐसी ही क्या है? चीजें हमारे धरातल के ऊपर घटित होती है। वहां पर चट्टानें उच्च तापमान, दबाव या रासायनिक क्रियाओं के प्रभावाधीन उनकी रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, उनकी बनावट, रंग रूप में परिवर्तन हो जाता है। उसको क्या बोल देते हैं? कायांतरित चट्टानें बोल देते हैं। उसके बाद है अम्लीय आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें दो तरह की होती हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टानें तथा अक्षारीय आग्नेय चट्टानें। अम्लीय आग्नेय चट्टानें एसिड इग्नियस रोग किसे बोलेंगे? जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 85% होती है उनको क्या बोलते हैं? अम्लीय आग्नेय चट्टानें या अधिसिल्क आग्नेय चट्टानें। इसमें क्या है? अन्य तत्व सोडियम, पोटासियम तथा कैल्शियम पाया जाता है। लोहे के अंश की मात्रा कम होने के कारण इनका रंग क्या होता है? कम गहरा होता है और ये इनका घनत्व भी क्या होता है? कम होता है। ग्रेनाइट चट्टान है वो अम्लीय आग्नेय चट्टान की उदाहरण है। अगर कई बार आ जाता है अक्षारीय आग्नेय चट्टानें,
बेसिक इग्नियस रॉक्स, उसमें क्या होते हैं कि सिलिका की मात्रा कम होती है, 45 से लेकर 55% तक होती है, इसको क्या बोलते हैं, अल्प सिल्क बोलते हैं। लोहा एवं मैग्नीशियम जैसे भारी पदार्थों के भारी तत्वों होने के कारण उनमें उनका घनत्व भी ज्यादा होता है और उनका रंग भी गहरा होता है, और बेसाल्ट उसका उदाहरण। उसके पश्चात नेक्स्ट आता है भूस्खलन या लैंडस्लाइड, जो से हमारे पर्वतीय इलाका होता है, पर्वतीय इलाकों के ऊपर से जो सा मलबा है या चट्टानी टुकड़े जब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभावाधीन बिना जल या हिम नदी के ऊपरी हिस्से से नीचे वाले भाग पर शीघ्रता से आ जाते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं, भूस्खलन या लैंडस्लाइड बोल देते हैं। बहुत बारी क्या है, हमारे न्यूज वगैरह पे दिखाया जाता है कि बहुत सारे रोड क्या है मलबे से ढक गए हैं, कि उनका जो सा ऊपरी चट्टानी मलबा है वो बड़ी तीव्रता से ऊपरी हिस्से से क्या है नीचे वाले हिस्से में आ जाता है। उसके बाद है अंतर्जात बल। हमारी पृथ्वी के ऊपर दो तरह के बल कार्य कर रहे हैं, धरातल के अंदर से कार्य कर रहे हैं और एक क्या है, धरातल के बाहर कार्य कर रहे हैं। धरातल के अंदर से उत्पन्न होने वाले बलों को क्या है, अंतर्जात बल या एंडोजेनेटिक फोर्स बोला जाता है, और ये फोर्स क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थों का विघटन होने के कारण क्या है, आंतरिक हिस्से में उच्च तापमान, उच्च दाब या प्लेटों के संचलन के कारण उत्पन्न होते हैं। उसके पश्चात आता है बहिर्जात बल। ये बाह्य बल है जो क्या है, धरातलीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत हम अपक्षय, वृत्त अक्षरण या अपर्दन के विभिन्न कारक, हिमनदी है, पवन है, समुद्री लहरें हैं या भूमिगत जल का नाम ले सकते हैं। उसके बाद आता है अपसल्कन। अपसल्कन का मतलब क्या है, अपक्षय के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कई चट्टानें ऐसी होती है जो क्या होती है, उष्मा की कुचालक होती है। अब कोई चट्टान है उष्मा की कुचालक है, उष्मा को अपने अंदर से नहीं गुजरने दे रही, उष्मा को कुचालक है, तो ऊपरी ताप के कारण क्या है, ऊपरी परत तो इसकी गर्म हो जाएगी, लेकिन इसकी नीचे वाली परतें क्या है, गर्म नहीं हो पाएंगी। यानी कि ये परत तो क्या है, बड़ी शीघ्रता से गर्म होगी, लेकिन उष्मा की कुचालक है अपने अंदर से उष्मा को नहीं जाने दे रही है। तो समय के साथ साथ ये परत फैलती है, सिकुड़ती है और कुछ समय के बाद ऊपरी एक परत उतर जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, अपसल्कन या एक्सफोलिएशन बोलते हैं। अपसल्कन एक्सफोलिएशन बोलते हैं। जैसे अगर उदाहरण के रूप में बताएं, लकड़ी कोई मेज है, हमारी मेज क्या है, उष्मा की कुचालक है। अगर उसको धूप में रख दिया जाए तो उसमें से कुछ समय के बाद उसकी प्लाई उखड़ जाती है, क्योंकि वो क्या है, पूरी की पूरी उष्मा को नीचे नहीं जाने देते। उसकी प्लाई बड़ी शीघ्रता से गर्म हो रही है और ठंडी हो रही है, और कुछ समय के बाद वो प्लाई वहां से अलग हो जाती है। तो यहाँ पर हमें उदाहरण तो सिर्फ चट्टान का ही देना है, वो समझने के लिए था। उसके पश्चात आता है अपर्दन चक्कर, पेनिप्लेन तथा मोनाडनाक। तीनों को एक साथ करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। अपर्दन चक्कर समय की वह अवधि है जिस समय अवधि के तहत कोई उत्थित भूखंड अपर्दन प्रक्रमों द्वारा घिस कर क्या है, समतल प्राय मैदान में तब्दील हो जाता है। यानी कि समय की वह अवधि जिस समय अवधि से कोई उत्थित भूखंड है अपर्दन प्रक्रमों द्वारा घिस कर किस उसमें आ जाता है, ये समतल प्राय। पूर्णतः समतल तो नहीं होता, कहीं कहीं पर क्या है, अवशिष्ट पहाड़ियां रह जाती हैं। अपर्दन चक्कर क्या है, समय की वह अवधि है जिस समय अवधि में कोई उत्थित भूखंड समतल प्राय मैदान में कन्वर्ट या तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर जो सा ये पूरा का पूरा पिक्चर बना है, ये जो सा हमारा समप्राय मैदान, समप्राय मैदान पूर्णतः समतल नहीं है। इस समप्राय मैदान को क्या बोल दिया जाता है, पेनिप्लेन बोल दिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक लगने वाले समय को क्या बोल दिया जाता है, अपर्दन चक्कर बोल दिया जाता है। यहाँ पर जो सी अवशिष्ट पहाड़ियां रह गई है, इन अवशिष्ट पहाड़ियों को क्या बोल दिया जाता है, मोनाडनाक बोल दिया जाता है। यानी कि समय की एक अवधि के तहत कोई उत्थित भूखंड समप्राय मैदान में तब्दील हो जाता है, उस समप्राय मैदान को डेविस ने क्या बोला है, पेनिप्लेन बोला है। और जौन सा हमारा मोनाडनाक है, जौन सी वहां पर अवशिष्ट पहाड़ियां रह गई जिसके कारण वो क्या है, पूर्णतः समतल नहीं बना, उनका नाम क्या है, मोनाडनाक है। उसके बाद आता है पिंड विच्छेदन। पिंड विच्छेदन में क्या है कि बहुत सारी ऐसी चट्टानें होती है जो क्या है, सूर्य तप, दिन में गर्मी ज्यादा होती है, रात में गर्मी कम हो जाती है। दिन में क्या है, चट्टानें अपने स्थान पर फैल जाती है, रात में क्या है, सिकुड़ जाती है। कोई चट्टानें हैं
दिन में गर्मी पड़ी, ये क्या है अपने आकार में फैल गई। रात में ठंड पड़ी, ये चट्टानें सिकुड़ गई। बहुत इतनी कम मात्रा में होते हैं, हम उनको नोटिस नहीं कर पाते। लगातार कई सालों तक ये प्रोसेस चलती रही और प्रोसेस चलने के कारण क्या हो जाएगी, इन चट्टानों के ऊपर क्या है, दरारें पड़ जाएगी। ये जो सी चट्टानें हैं ये बड़े बड़े खंडों में क्या है, विखंडित हो जाएगी। उन बड़े बड़े जो से खंड है उनको क्या बोलते हैं, पिंड विच्छेदन या ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोल देते हैं। यानी कि ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन क्या है कि जो से हमारे शुष्क इलाके हैं वहां पर क्या है, दिन में गर्मी ज्यादा है, रात में ठंडक हो जाती है, क्योंकि जो सा रेत होता है बड़ी शीघ्रता से गर्म होता है और शीघ्रता से ठंडा हो जाता है। मरुस्थलों में चट्टानें दिन में फैलती है, रात में सिकुड़ती है। लगातार ये प्रोसेस चलने के कारण क्या है, कई सालों के बाद उनमें दरारें पड़ जाती हैं और दरारों के पड़ने के कारण क्या है, वो बड़े बड़े पिंडों में क्या है, विखंडित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, पिंड विच्छेदन या ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। और भी बहुत सारे हैं जियोमॉर्फोलॉजी के टर्म्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।